कोरिलेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है? कोई भी दो चीज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो वेरिएबल है और जो चेंज होता है। जैसे कि अगर बात करें एग्रीकल्चर का और रेनफॉल का, तो एग्रीकल्चर और रेनफॉल दोनों चेंज होता है, तो दोनों वेरिएबल है, विच वैरीज इज कॉल्ड वेरिएबल। तो अगर रेनफॉल अच्छे से होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। दिस इज दिस एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसको हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। अब कोरिलेशन तीन तरीके का होता है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन, एक नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन को कहते हैं अनकोरिलेटेड कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। When one increases, another variable also increases. When one decreases, another variable also decreases. And ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑपोजिट रिएक्ट करेगा, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिरेगा और पहला गिर रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे प्राइस और डिमांड, जब भी किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड गिरता है। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन क्या होता है? जिस दो वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब मेरे इंटेलिजेंस में और शू साइज में, मेरा इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा तो शू साइज भी बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है। तो अब ये कोरिलेशन हम लोग क्यों निकालना चाहते हैं? ये हम लोग कोरिलेशन इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि अगर हम लोग सोचो रियल लाइफ में जानना चाहते हैं कि अगर एक कंपनी है, वो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जाती है तो उसका प्रॉफिट के साथ क्या होता है, हम लोग को ये जानना है कि अगर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है तो प्रॉफिट का क्या हाल होता है। प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है, गिरता जाता है, या प्रॉफिट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग कैसे जानते हैं? कंपनी का लास्ट 10 साल का डेटा निकाल लेते हैं या फिर 5 साल का डेटा निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है उसका पास्ट रिकॉर्ड हम लोग निकालते हैं जिससे हम लोग ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं उसका लास्ट 10 साल का डेटा निकाल कर कि वो जब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिट में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर कोई सिर्फ इतना ही बोल दे कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड, तो हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग खुद ही समझ जाते हैं ये लाइन पढ़ के कि अच्छा, इस कंपनी का जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है प्रॉफिट भी बढ़ता ही है। तो सिंपली कोरिलेशन का इतना ही मतलब है। तो अब हम लोग को ये जानना होता है कि कितना कोरिलेशन है। यहाँ तक तो हम लोग बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशन नहीं है, जीरो कोरिलेशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये जानने के बाद हम लोग को जानना है कि दो चीज कितना रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि अगर दो चीज रिलेटेड है तो बहुत रिलेटेड हो। तो हम लोग को ये जानना है कि कितना रिलेटेड है, हम लोग को एक्सटेंट जानना है, डिग्री जानना है कि कितना रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग को उसको मेजर करना होगा, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये चार तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना रिलेटेड है। तो उसका पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन मेथड, तीसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और फोर्थ है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो एक एक करके सारा मेथड को पढ़ेंगे। पहला हम लोगों का क्या है? स्कैटर डायग्राम। नाम से ही पता चलता है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इस पे कोई सम्स नहीं हो सकता, ये सिर्फ डायग्राम से बताता है कि कैसा रिलेशनशिप है। जैसे कि अगर हम लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है ऐसा,
ये अगर हम लोग कंप्यूटर में स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर लेकर करेंगे तो वो डॉट 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 फॉर्म करता है, ऐसे एक अच्छे से स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करता है। इसलिए हम जब भी नोट्स देते हैं तो डॉट 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 फॉर्म करते हैं, पर अभी समझाने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। रियल में ये कैसा होगा? रियल में ये डॉटेड होता है, पर हम समझाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन डीप वे में ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम लोग के पास डेटा है, ये एक्चुअली कैसे बन जाता है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल जानना है कि ये कैसे बनता है, तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंप्यूटर में एक्चुअली बनता कैसे है। सोचो हम क्या बोले, लास्ट 5 साल का हम लोगों के पास डेटा है, प्राइस का और डिमांड का। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड गिर रहा है। तो जब हम लोग वो डेटा को पुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे देखो, इस डेटा को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। कोई भी देखकर बता देगा प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड गिर रहा है। कोई भी इंसान देखकर बता सकता है नेगेटिव कोरिलेशन है, पर वो तो नेगेटिव कोरिलेशन है। हम बोल रहे हैं इसको स्कैटर डायग्राम के थ्रू मेरे को बताओ कि ये कैसा दिखाई देगा। तो इसको एक सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस, जिसमें इसको अगर पुट करे और स्कैटर डायग्राम चूज करे तो वो कैसा डायग्राम देगा। वो मेरे को ऐसा डायग्राम दे देगा। इस डायग्राम का क्या मतलब हुआ? हम लोग देख सकते हैं जब ऊपर वाले को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इस साइड प्राइस है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब प्राइस को बढ़ाते हैं तो डिमांड हम लोगों का कम जाता है। जब प्राइस हम लोगों ने इंक्रीज किया तो डिमांड हम लोगों का गिर गया। तो इस तरह ये डायग्राम इस तरीके से अगर बना हुआ है तो हम लोग कहते हैं, हम लोग को सिर्फ डायग्राम दे देगा, डेटा नहीं रहेगा, सिर्फ डायग्राम रहता है। एक कोई भी देखकर बोल सकता है ये नेगेटिव कोरिलेशन है, सिर्फ डायग्राम देखकर, डेटा नहीं है हम लोग के पास। अगर हम लोगों के पास ऐसा डेटा है, ऐसा डायग्राम आया है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं जब रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा हो रहा है। तो ये इस तरीके से फॉर्म हो गया है, इसलिए उसमें एरो ये सब कुछ नहीं आएगा, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगा, डॉट 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 आएगा। वो हम लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये ऐसा फॉर्म दिया है। नीचे वाला हम लोग देख के बता सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके बाद अगर नो कोरिलेशन होगा तो कैसा दिखता है? जब सारा डॉट बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं नो कोरिलेशन। इसमें ना तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना तो नेगेटिव। तो ये है हम लोगों का नो कोरिलेशन, मींस जीरो कोरिलेशन। लिखवाए थे बाई वेरिएट डेटा का मतलब, बाई वेरिएट का मतलब होता है टू वेरिएट। बाई मीन्स टू, वेरिएट मीन्स वेरिएबल। तो इसमें हम लोग जब भी कोरिलेशन निकालते हैं टू वेरिएबल से निकालते हैं, इसलिए ये बाई वेरिएट डेटा पे वर्क करता है। मतलब कोरिलेशन निकालने के लिए हमेशा हम लोगों को दो वेरिएबल चाहिए।
तो when data are collected on two variables simultaneously, they are known as bivariate data. जब भी साथ simultaneously मतलब एकदम एक साथ हम लोग को दो डेटा चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट का डेटा चाहिए तो प्रॉफिट का भी चाहिए, आगे पीछे आएगा तो नहीं चलेगा, हम लोग को साथ में दोनों देखना होगा। या फिर डायग्राम देखते हैं तो एक चीज वर्टिकल एक्सिस पे दिखाई देगा, एक हॉरिजॉन्टल पे, दो डेटा पे काम होता है, इसको कहते हैं बाइवेरिएट डेटा। Meaning of correlation: when two variables are studying at the same time and their relationship, it is called correlation analysis. उसके बाद है it is of three types: positive correlation, when two variables move in the same direction, there is direct relationship between two variables. Example, sales and profit. Sale बढ़ेगा तो profit भी बढ़ेगा. Negative correlation: when two variables move in the opposite direction, there is an inverse relationship. Inverse मतलब opposite. Example, price and demand. उसके बाद है no correlation. It is also called zero correlation and uncorrelated correlation. इसमें add कर लो आप लोग, when there is no correlation, when there is no correlation between two variables, when there is no correlation between two variables, it is called uncorrelated correlation. Uncorrelated correlation. Example है shoe size and intelligence of a person. Measures of correlation मतलब कितने तरीके से हम लोग correlation को measure कर सकते हैं. Number 1 है scatter diagram. Number 2 है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये इसका पूरा नाम है, निकाला गया था, कार्ल पियर्सन ने इसे निकाला था. नंबर 3 है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसे स्पीयरमैन ने निकाला था. 4th है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन. ये हम लोगों के थ्योरी, अब ये हम लोग के सिलेबस में नहीं होता है, हम लोग सिर्फ इसका नाम याद रखते हैं. पहला है स्कैटर डायग्राम. It is a simple diagrammatic method to establish correlation between a pair of variable. ये सिर्फ डायग्राम में दिखाया जा सकता है, इसका कोई फॉर्मूला या नंबर में नहीं बोल सकते कि 2 पॉइंट इतना कोरिलेशन है, 1 है, 0.96 है, ऐसे नहीं बोल सकते, ये सिर्फ डायग्राम में दिखाई देता है. It can be applied for any type of correlation, whether it is linear or non-linear. Linear का मतलब होता है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाए, linear का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन. अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दिखाएं वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन था, ऐसे हो या ऐसे हो, बट एक स्ट्रेट लाइन था. नॉन लीनियर क्या होता है, जहां टेढ़ा मेढ़ा लाइन एस्टैब्लिश हो जाए, जैसे कि इसे हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर. नॉन लीनियर में नहीं पता चलता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, कभी बढ़ रहा होता है कभी गिर रहा होता है. नॉन लीनियर अगेन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ लीनियर है, पर नॉन लीनियर को समझ के रखना जरूरी है क्योंकि ये वर्ड का यूज कहीं पे भी ये लोग कर सकता है. तो सिंपल बात है, स्कैटर डायग्राम दोनों तरीके के चीज में काम आता है, लीनियर रिलेशन को भी बता सकता है और नॉन लीनियर को भी बता सकता है. ये देखकर हम लोग को पता चल सकता है. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है शेयर मार्केट में, जहां पे दिन भर में बहुत बार प्राइस बढ़ता है और गिरता है, तो ऐसा हम लोग को डायग्राम देखने को मिल जाता है शेयर मार्केट में. तो नॉन लीनियर इज कॉल्ड कर्वी लीनियर. जगह छोड़ दिया गया है वहां पे, शायद समझ भी नहीं आया, वहां पे लिख लो नॉन लीनियर इज कॉल्ड कर्वी लीनियर. CURVI फिर लीनियर. उसके बाद है it fails to measure the extent of relationship between the variable. extent मतलब कितना रिलेशनशिप है ये नहीं बता पाता है, ये इसका बुराई है, लिमिटेशंस है. मतलब अगर कोई पूछे स्कैटर डायग्राम क्यों परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग आंसर देते हैं कि ये एक्सटेंट नहीं बता सकता, सिर्फ बता सकता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो कोरिलेशन है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, सिर्फ ये बता सकता है. कितना रिलेटेड है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से, ये स्कैटर डायग्राम नहीं बता सकता. तो
ये फिर इसका डायग्राम है. इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई फ्रॉम लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर. ये इस तरीके से समझ के जाना. ऑब्वियसली डायग्राम देख के भी समझ में आता है कि लोअर लेफ्ट से शुरू हो रहा है और राइट लेफ्ट तक जा रहा है. तो ये हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से भी समझ सकते हैं. अच्छा, कोरिलेशन किसके अंदर में होता है? कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 तक होता है. कोरिलेशन कभी भी -1 से कम और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब अगर कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर आ गया है -1.6, मतलब वो रॉन्ग है. -1 से भी वो कम नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा मतलब 1.6, 2, 2.3 इतना नहीं हो सकता. तो कोरिलेशन का रेंज क्या है? इसका रेंज है -1 से +1. इट इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, वो हम बता दिए. उसके बाद बोल रहा है परफेक्ट कोरिलेशन. इसका अपना डायग्राम है. जब एकदम स्ट्रेट लाइन बेस से बन जाता है तो वो परफेक्ट है. परफेक्ट जो अभी हम बना के दिखा रहे थे वही परफेक्ट है. इस तरीके की लाइंस ही परफेक्ट है. वो डिफरेंट नाम दिया है, वैसा कोई अलग बात नहीं है. उसके बाद है नेगेटिव कोरिलेशन, सॉरी, उसके बाद है जीरो कोरिलेशन. उसमें बीच में हम पूरा डायग्राम बनाए हैं. और नॉन लीनियर का हम इस तरह बनाए हैं, ऐसा. ऐसा बनाए हैं, मतलब कैसा भी होगा पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. नॉन लीनियर का मतलब वही नहीं है जो हम बनाए ऐसे ऐसे. कोई भी लाइन, कहीं से भी लाइन है, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. उसके बाद स्कैटर डायग्राम के बारे में और कुछ भी कहने को नहीं है. इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन को क्यों आना पड़ा? क्योंकि स्कैटर डायग्राम एक्सटेंट नहीं बताता था. इसलिए जब भी कोई चीज कंप्लीट नहीं होता तो उसकी जगह किसी और चीज को आना पड़ता है. तो स्कैटर डायग्राम जब कोई चीज बताने में फेल कर गया तो कार्ल पियर्सन निकाला गया. कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का अच्छा बात क्या है, ये बेस्ट मेथड है. तो जब भी ऑप्शन में हमें देता है कि विच इज द बेस्ट मेथड टू मेजर कोरिलेशन, तो हमेशा कार्ल पियर्सन मेथड को ही टिक देंगे. इसीलिए हमने लिखे हैं इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल विच इज लीनियर. याद रहे हम लोग के सिलेबस में सिर्फ लीनियर है, इसलिए हम लोग नॉन लीनियर को लेके कुछ नहीं पढ़ते हैं. तो क्लियर बात है, ये सिर्फ लीनियर के लिए बेस्ट मेथड है. नॉन लीनियर के लिए ये बेस्ट नहीं है, उसके लिए अलग मेथड्स है. It may be defined as the ratio of covariance between the two variables to the product of the standard deviation of the two variables. ये इसका डेफिनेशन है. डेफिनेशन कब समझ में आता है? बहुत बार ये डेफिनेशन देता है, मतलब बोलता है विच इज ट्रू. ऐसा 4 हम लोग को स्टेटमेंट देता है और चारों स्टेटमेंट बहुत सिमिलर दिखता है एक दूसरे से. तो इसमें टिक करना रहता है कि कौन सा ट्रू है, या फिर पूछता है कौन सा फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार आता है एग्जाम में. पर ये कैसे याद रखेंगे? तो इसका कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टूडेंट को कैसे याद रहेगा? जब वो फॉर्मूला याद रखता है. फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखो मैंने दिया है. ये स्मॉल आर है. स्मॉल आर कोरिलेशन का सिंबल है, तो स्मॉल आर लिखेंगे. ये फॉर्मूला से ये डेफिनेशन ज्यादा समझ में आएगा. पर एक और इसका फॉर्मूला है, इसका 2-3 फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला से देखो क्या समझ में आता है. इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो. रेशियो का मतलब क्या होता है? 2/3, 2/1. कोई भी चीज बाई में होता है तो हम लोग उसको रेशियो कहते हैं. अगर 2:1 है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? 2/1. तो 2/1 क्या है? एक्चुअली एक रेशियो में है. तो इसलिए ये रेशियो में रहता है, मतलब हमेशा बाई में रहता है. तो कभी भी इनटू दे के कुछ दिया है तो वो रॉन्ग फॉर्मूला है. बहुत बार सही फॉर्मूला को भी टिक देने के लिए देता है.
दूसरा तो रेशियो एक कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन करेंगे। ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल, फॉर्मूला में ही दिखाई दे रहा है कॉफ, कॉफ मींस कोवेरियंस। टू वेरिएबल मतलब x और y, तो कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स मतलब कोवेरियंस x y ऑफ द टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनटू, नीचे वाला देखो एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दोनों प्रोडक्ट में है मतलब इनटू में है। इनटू में है इसलिए हम लोग इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट, दो स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स s और x का दो स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट। तो ये बहुत क्लियर है, ये लाइन एक एक वर्ड इस फॉर्मूला को डिफाइन करता है। उसके बाद हम बहुत अच्छे से लिखवा दिए, cov xy का मतलब है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, sx का मतलब है sd ऑफ x, sd मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, sy का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r को हम लोग rxy भी बहुत जगह लिखा रहता है, लोगों को लगता है कहीं ये कोई अलग चीज तो नहीं है, ये कोई अलग चीज नहीं है। r और rxy सेम मतलब है कोरिलेशन, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर कहीं पे rxy पढ़ते हैं तो cov xy सम सॉल्व करते वक्त कैसे निकालेंगे, वही हम इलेबोरेट किए हैं, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n, ये सब निकालने का तरीका है। फिर sx कैसे निकालेंगे, sy कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सम्स में देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज यूनिट फ्री मेजर, कोरिलेशन का कोई यूनिट नहीं है, मतलब अगर आया 0.96 तो ओनली 0.96, 0.96 केजी, 0.96 मीटर, 0.96 रुपीज, ऐसा कुछ नहीं होता। आंसर इज ओनली 0.96, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा है इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, ये सिर्फ याद रखो, समझना पॉसिबल नहीं है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो बस ये याद रखना है कि ओरिजिन चेंज हो जाए चाहे स्केल चेंज हो जाए, कोरिलेशन चेंज नहीं होता। मतलब कोरिलेशन को चेंज करने के लिए ओरिजिन और स्केल चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर हम ओरिजिन चेंज करेंगे या स्केल चेंज करेंगे तो वेरिएबल का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए लिखा है ये सेम रहेगा, इनवेरिएंट का मतलब है सेम, तो ये सेम रहेगा चाहे ओरिजिन चेंज कर लो या स्केल चेंज कर लो। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, मतलब जो अभी हम लिख के दिए कि -1 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अभी मैंने कहा कि जब एक मेथड लैक कर जाता है, मतलब उसके अंदर कोई बुराई होता है, तभी दूसरे चीज को आने की जरूरत पड़ती है। तो स्कैटर डायग्राम का बुराई ये था कि वो नंबर में नहीं बता पाता था कि कितना रिलेशनशिप है, नंबर में कोई फॉर्मूला नहीं था इसलिए नंबर में नहीं बता पाता था, इसलिए कार्ल पियर्सन को आना पड़ा। तो कार्ल पियर्सन जब ऑलरेडी बेस्ट मेथड डिक्लेयर हो चुका है, फिर क्या जरूरत था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को आने के लिए, ये इसलिए आया क्योंकि जो कार्ल पियर्सन था वो सिर्फ नंबर की चीजों को मेजर कर पाता था पर एट्रीब्यूट्स को मेजर नहीं कर पाता था। जैसे कि अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स का बात करें, जैसे अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यूज होता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जहां पे दो तीन जज बैठे हुए हैं, से अगर मैं बोलूं मैं हूं और एक जज है, दो जज बैठा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली स्पीयरमैन्स हम लोगों को वहां पे काम आता है जहां पे नंबर नहीं है। तो हम बहुत क्लियरली लिखे हैं, इट इज हेल्पफुल इन क्वालिटेटिव डेटा, ब्यूटी इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट, इट यूजेस रैंक टू फाइंड कोरिलेशन, यहाँ पे हम लोग रैंक यूज करते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए। इट कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द लेवल ऑफ अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस, यहाँ पे हम लोग दो जज का कितना अग्रीमेंट है या कितना डिसएग्रीमेंट है, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। आर इक्वल टू, अब इस रैंक का डेफिनेटली कोई फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे डी ऐसे निकलेगा, वो सब हम लोग सम्स में देखेंगे। इन केस ऑफ टाइड रैंक ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हम जस्ट मीनिंग बता रहे हैं। अगर कहीं पे भी हम लोग का टाई कर गया कि मैंने भी मिस सी को 3rd रैंक दिया है और उसने भी
मिस सी को 3rd रैंक ही दिया है, तो वहां पे हम लोग का टाई हो गया है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, जहां पे टाई कर जाएगा तो वहां पे बस फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ तक हम लोगों का स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। फिर आ जाता है कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट मैम ठीक है मैम। के बाद आता है हम लोगों का कॉन्करेंट डेविएशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको समझा भी नहीं रहे हैं, बस एक कीवर्ड याद रखो, कॉन्करेंट डेविएशन मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ। बस ये कीवर्ड याद रखो, जितना मैं बता रही हूँ उतना में भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कॉन्करेंट डेविएशन क्या मेजर करता है। कॉन्करेंट डेविएशन मैग्नीट्यूड मेजर करता है, जो ना तो कार्ल पियर्सन मेजर कर पाता है और ना तो स्पीयरमैन कर पाता है, तो वो दोनों नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉन्करेंट डेविएशन को लाया गया। तो कॉन्करेंट डेविएशन के लिए कीवर्ड क्या है, मैग्नीट्यूड। इट मेजर्स मैग्नीट्यूड। इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, हम बहुत क्लियरली लिखवा दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसका फॉर्मूला बहुत बार एमसीक्यू में देता है कि कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला लर्न करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा थ्योरेटिकल चीज खत्म हो जाता है। इसके